So, very good afternoon to all of you. I hope you all are doing great. आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया शानदार चल रही होगी. तो चलें, पहले हम गुड मॉर्निंग से शुरू करते थे. अब क्योंकि टाइमिंग्स थोड़ी चेंज हो गए हैं तो अब हम रोज आपको मिलेंगे इसी समय पर और हम आपसे बोलेंगे गुड आफ्टरनून. तो चले सर, हम एक मोहब्बत की कहानी पढ़ रहे थे जिसका नाम है टैक्स लॉ. सो बेसिकली इसको मोहब्बत की कहानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें इससे मोहब्बत करना सीखना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट. अदरवाइज तो आने वाला समय बड़ा दिक्कत देगा आपको. और मुझे ऐसा लगता है हमने इनिशियल डेज में बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बातें आपके साथ की थी कि सर डर क्यों लगता है और इस डर को हम कैसे भगाएंगे. तो बस उसी प्रोसेस में कि इस डर से कैसे ओवरकम किया जाए हम लगे हुए हैं. और हमने बहुत बेसिक से कहानी चालू की थी कि सर लॉ क्या है, लॉ कैसे बनता है, फिर पावर वगैरह कहाँ से आई और सारी चीज़ें. आज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन चालू करने वाले हैं और यहाँ से मुझे लगता है कि ना केवल हमें बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए, उसके साथ साथ सर हमें जो रिकॉल करने की जो पावर है या जो सेक्शंस याद करने की कहानी है वो आज से चालू हो जाएगी. तो ऑल्दो जो प्रीवियस लेक्चर लगा था, मतलब आज सैटरडे है तो थर्सडे को, क्योंकि फ्राइडे को सेशन हुआ नहीं, थर्सडे को जो सेशन हुआ था वो ड्यू टू पावर कट थोड़ा सा इशू हो गया था, फिर वो कुछ उसमें हुआ नहीं और हमने आगे कुछ भी नहीं पढ़ाया था. मतलब मैं वापस आपने ऑफलाइन वाले बच्चों ने जो जितना पढ़ा था मैं वापस से वहीं से चालू कर रहा हूँ ताकि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों बच्चों का काम हो जाए. इन शॉर्ट मैं आपको चार्जिंग सेक्शन नंबर 4 से ही चालू कर रहा हूँ और यहीं से ही मैं थर्सडे को आपको पढ़ा रहा था. ठीक है, आइए सर शुरू करते हैं कहानी. सेक्शन नंबर 4 जो है सर चार्जिंग सेक्शन. अब मैंने आपको बोला था कि हमारे जो लॉ का नाम है टैक्स, उसको हम बोलते हैं सर इनकम टैक्स. मतलब सर अगर मुझे किसी भी रिसीप्ट पर अगर टैक्स लगाना है तो उस रेवेन्यू का, उस रिसीट का इनकम होना जरूरी है. तो सर ये चीज कि सर किसी इनकम पर टैक्स लगेगा, ये चीज कि सर किसी इनकम पर टैक्स लगेगा, ये किसी सेक्शन में लिखा होना चाहिए. और जिस सेक्शन में ये लिखा होगा उस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं सर, चार्जिंग सेक्शन. तो इनकम टैक्स का, इनकम का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है सर, सेक्शन 4. और यहां से हमें धीरे धीरे सेक्शन भी रिकॉल करने हैं. तो सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन. यहां पर ये लिखा गया है कि सर अगर कोई किसी की रेवेन्यू, किसी की रिसीट अगर इनकम है तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा. आगे की कहानी सर, सेक्शन नंबर 4 जो है, सेक्शन नंबर 4 जो है ये सर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे प्राइमरी, सबसे बेसिक सेक्शन है जिसके ऊपर बाकी के अदर सेक्शन क्या करते हैं सर, डिपेंड करते हैं. इन सिंपल टर्म अगर मुझे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जो बाकी के सेक्शंस हैं अगर मुझे उनको इन्फोर्स करवाना है तो उसके लिए उन सारे सेक्शंस को किसकी जरूरत पड़ेगी, सेक्शन नंबर 4 की. इन सिंपल टर्म अगर आप कोशिश करें समझने की कि सर अगर कोई रिसीट, किसी की कोई रेवेन्यू अगर सेक्शन नंबर 4 के अंदर चार्जेबल ही नहीं हो तो उसके ऊपर बाकी के सेक्शंस तो ऑटोमेटिकली लगेंगे ही नहीं. तो इस सेक्शन नंबर 4 में जो चार्जिंग सेक्शन है यही लिखा हुआ है. इफ यू वांट यू कैन रीड, आप एक बार पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. तो एक बार चलो पढ़ लेते हैं. सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट इज चार्जिंग सेक्शन. इट लेज डाउन द बेसिस ऑन विच टैक्स इज इम्पोज्ड. सर ये वो सेक्शन है जो बेस देता है आपको कि जिस इनकम पर आप टैक्स लगा सकते हैं. सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड ऑपरेटिव ऑफ वेरियस प्रोविजन इन दिस एक्ट सिंस इट इज बिकॉज दिस सेक्शन अलोन दैट ऑल अदर सेक्शन बिकम इनफोर्सेबल. मुझे अगर बाकी के सेक्शन को इन्फोर्स कराना है तो सबसे पहले सेक्शन 4 का ट्रिगर होना जरूरी है. अगर सेक्शन 4 ही ट्रिगर नहीं होगा या किसी इनकम पर चार्जेबिलिटी ही नहीं आएगी तो उसका कंप्यूटेशन, एग्जम्पशन, डिडक्शंस, ये सारी कहानी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है. तो ये था सर सेक्शन नंबर 4 विच इज द चार्जिंग सेक्शन. चलो सर, अब चार्जिंग सेक्शन में क्या क्या लिखा है तो आप देख रहे होंगे 4 चीजें लिखी हुई हैं सेक्शन नंबर 4 में. जो कि चार्जिंग सेक्शन है 4 बातें लिखी हैं कि सर जो टैक्सेबिलिटी है, जो चार्ज आएगा वो कैसे आएगा. तो सबसे पहले सर हमें किसी इनकम पर अगर टैक्स लगाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक रेट चाहिए कि किस रेट से टैक्स लगाया जाए. तो वो रेट कहां मिलती है सर, रेट कहां मिलती है आपको, जल्दी बोलिए, रेट कहां मिलती है सर, किस रेट्स पर इनकम पर टैक्स लगाया जाए वो रेट कहां पर स्पेसिफाइड है. तो सर जो हर साल का फाइनेंस एक्ट होता है उसमें आपकी रेट क्या होती है, प्रिस्क्राइब होती है और उस रेट पर आपको क्या लगाना है, टैक्स लगाना है. पहला. दूसरा क्या लिखा सर,
किस पर लगेगा सर? ये पर्सन्स पर लगेगा। पर्सन की डेफिनेशन अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। इट इंक्लूड इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, फर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब किसकी डेफिनेशन में आते? पर्सन की। तो रेट कौन बताएगा? फाइनेंस एक्ट बताएगा। किस पर लगेंगे सर? पर्सन पर लगेगा। थर्ड क्या लिखा सर? अब इस पर रेट लगाओगे वो इनकम भी चाहिए, तो इनकम कौन से साल की? प्रीवियस ईयर की। क्योंकि हम जब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम यही तो बोलते हैं कि इनकम अर्न इन दी प्रीवियस ईयर शुड बी असेस्ड इन दी असेसमेंट ईयर। कम ऑन, वापस से तीन बातें मैंने क्या बोली? चार्जिंग सेक्शन बोलता है रेट कौन बताएगा? फाइनेंस एक्ट बताएगा। सर किसके ऊपर लगेगा? पर्सन के ऊपर लगेगा। सर काय पे लगेगा? द इनकम अर्न इन दी प्रीवियस ईयर। एंड चौथा क्या लिखा? चौथा क्या लिखा कि सर किस पर लगेगा? टोटल इनकम पर लगेगा या टैक्सेबल इनकम पर लगेगा। और टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे? एज पर दी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो मतलब चार्जिंग सेक्शन चार बातें बोल रहा है। सर एक मुझे रेट चाहिए, रेट इज प्रिस्क्राइब बाय रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट। किस पर लगेगा सर? पर्सन पर लगेगा। किस पर लगेगा सर? पर्सन पर। इनकम कहां से आएगी सर? जो प्रीवियस ईयर में। लेकिन ऐसे कि जो इनकम मैंने प्रीवियस ईयर में कमाई डायरेक्टली उस पर तो रेट लगाऊंगा नहीं, मुझे उसका क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। और कंप्यूटेशन कैसे होगा सर? एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स 1961। ये चारों बातें किसके अंदर लिखी है सर? सेक्शन 4 विच इज योर चार्जिंग सेक्शन। और अब कहानी को अगर आगे बढ़ाएं कि मुझे ये समझाया गया, हमने ये मिलकर समझा कि सर अगर मुझे टैक्सेबल इनकम निकालनी है, कंप्यूट करनी है, अगर मुझे किसी से टैक्स कलेक्ट करना है तो उसके लिए मुझे उसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी पड़ेगी। और टैक्सेबल इनकम निकालने की जो कहानी की शुरुआत होती है वो होती है सेक्शन नंबर 6 से। सेक्शन नंबर 6 में क्या लिखा है सर? रेसिडेंशियल स्टेटस। यू कैन नॉट कंप्यूट द इनकम ऑफ एनीवन without knowing the residential status of that person। मतलब सर अगर मुझे किसी की टैक्सेबल इनकम निकालनी है तो उसके पहले मुझे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना पड़ेगा। और रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा, क्या रूल्स हैं, वो कहां पर है सर? सेक्शन नंबर 6। तो अभी फिलहाल इस 8-10 मिनट की क्लास में दो सेक्शन याद हो गए हमें। सेक्शन नंबर 4 विच इज योर चार्जिंग सेक्शन एंड सेक्शन नंबर 6 विच इज योर रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन। बोलो हाँ या ना? तो मतलब सर मुझे ये पता करना है कि आपकी इनकम कितनी है, आपको कितना टैक्स लगेगा, आपकी कौन सी इनकम होगी जो टैक्सेबल होगी, ऐसी कौन सी इनकम होगी जो टैक्सेबल नहीं होगी। अरे बेटा ये सब जानने के लिए आपको सबसे पहले मेरा क्या निकालना पड़ेगा? रेसिडेंशियल स्टेटस। बोलो हाँ या ना? और यहां से कहानी की शुरुआत होती है। ना केवल सर सिंसियरिटी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिंसियरिटी, सीरियसनेस, सब कुछ चाहिए सर। और मैं आपको एक चीज देखो, टैक्स लॉ टफ इसीलिए है क्योंकि पहला मैंने आपको बोला आप कनेक्टेड कम रहते हो। आपको ऑलवेज जब भी कोई बोले असेसी, जब भी कोई बोले पर्सन, आपको अपने आप को अज्यूम करना है कि अगर ये चीजें मेरे साथ हो रही होती तो मैं कैसा करता, या मैं कैसा फील करता, या मैं क्या करता, क्या कदम उठाता, क्या स्टेप्स लेता। इस दिन से आप, एक होता ना दुख, जब अपने हो तो अपन को दर्द महसूस जल्दी होता है। तो आपको हमेशा हर चीज को खुद से कनेक्ट करके देखिए। जब खुद से कनेक्ट होने लगेंगी फीलिंग्स ऐड होंगी, और फीलिंग्स जब ऐड होंगी तो कोई भी चीज आपको टफ नहीं लगेगी। आप सोचकर देखिए, आप एक ऐसे पर्सन है जो देश विदेश पूरे साल घूमते रहते हैं, कहीं 2 महीने रुकते हैं, कहीं 4 महीने रुकते हैं, कहीं 6 महीने रुकते हैं। और आप ऐसे ही वेले तो हो नहीं, आप कहीं रुकते हो, वहां बिजनेस करते हो, प्रोफेशन करते हो, कुछ तो काम करते हो। तो कोई इनकम आपने इंडिया से कमाई, कोई यूएसए से कमाई, कोई चाइना से कमाई, कोई कहीं से कमाई। तो क्या लगता है आपको सारी आपने जितनी इनकम कमाई सारों को जोड़कर इंडिया में टैक्स ले लें? चलो सर इंडिया में टैक्स ले लो आप, लेकिन सर एक और प्रॉब्लम है, इंडिया में आप भी टैक्स ले रहे हैं और फलाना कंट्री जिससे मैंने वो कमाया था उनने भी टैक्स ले लिया, एक इनकम दोबारा टैक्सेबल हो गई। ये तो सर बड़ी दिक्कत हो गई। तो ये सारी प्रॉब्लम ना है, इसके लिए क्या जरूरी है कि सर उस पर्सन का क्या निकाला जाए? रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाए। और रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के कुछ क्या हैं? रूल्स हैं। अब रेसिडेंशियल स्टेटस जब भी हम पढ़ेंगे बेटा तो समझिएगा, हमें दो कहानी पढ़नी है। वन इज द बेसिक कंडीशन, हम क्या बोलेंगे? बेसिक कंडीशन। दूसरे को क्या बोलेंगे? एडिशनल कंडीशन। अब सुनिए मेरी बात और समझिए, रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे हो सकते हैं सर? एक होता है रेसिडेंट, एक होता है नॉन रेसिडेंट। वापस बोला मैंने सर, एक होता है रेसिडेंट, एक होता है नॉन रेसिडेंट। मतलब कोई पर्सन या तो रेसिडेंट हो सकता है या बाय डिफॉल्ट फिर नॉन रेसिडेंट हो सकता है। चलो सर इतनी बात समझ में आती है।
आगे सुनिए सर, पर्सन की डेफिनेशन में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उनमें दो लोग ये भी आते हैं, वन इज इंडिविजुअल एंड सेकंड वन इज HUF। सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं बिल्कुल बेस क्रिएट कर रहा हूं, पर धीरे धीरे सारा लिखवाऊंगा, पढ़वाऊंगा, सब करूंगा। मैंने क्या बोला, किसी भी पर्सन का जब मैं रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने जाऊंगा तो या तो वो रेसिडेंट होगा, और अगर वो रेसिडेंट नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट फिर क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। बट इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF, इन दोनों के केस में आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि सर पहला हम ये चेक करेंगे कि क्या ये रेसिडेंट हैं। अगर ये रेसिडेंट बन गए तो हमें इनके ऊपर एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये केवल और केवल इंडिविजुअल और HUF के केस में होगा, बाकी किसी पर्सन की डेफिनेशन में जितने लोग आते हैं, बाकी किसी केस में आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है। तो सर रेसिडेंट अगर मुझे पता करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना, तो बेसिक कंडीशन जहां पर लिखी है वो है सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 1। बड़ा सेक्शन कौन सा, मेजर सेक्शन इज 6, उसके अंडर में सारी बातें लिखी होंगी, तो मैंने पहला सेक्शन यहां पर इंट्रोड्यूस किया है 6(1). और 6(1) में दो बेसिक कंडीशन है जिनके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि वो पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। आइए सर स्वागत करते हैं सभी का उन दो कंडीशन के अंदर। आइए सर शुरू करते हैं वो दो कंडीशन जो मैं आपको बोल रहा हूं। ये बेसिक जो लिखा हुआ है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। ये रहा सर बेसिक कंडीशन लिखा मिला, ये देखिए बेसिक कंडीशन लिखा मिला कि मतलब सर सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिक कंडीशन 6(1) लिखा दिख रहा है। क्या सभी को बेटा 6(1) लिखा दिख रहा है? क्या सभी को 6(1) लिखा दिख रहा है? देखिए बहुत नजरें बिल्कुल पैनी चाहिए बेटा, ये लिखा 6(1) मिल गया। तो बेसिक कंडीशन कहां पर लिखी है, 6(1) के अंदर। देखिए सर ए कंडीशन नंबर 1 मिली, क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट। पूरा ऊपर से पढ़ना है बेटा, पूरा ऊपर से पढ़ना है। चलो मैं हाईलाइट कर लेता हूं आपके लिए, मैं आपके लिए हाईलाइट की व्यवस्था कर ही देता हूं। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। हम कहां का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं सर। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, तो हम यहां की बात कर रहे हैं सर। अच्छा बेसिक वापस से थोड़ा ऊपर ले चलता हूं, वापस से थोड़ा ऊपर ले चलता हूं। रेसिडेंशियल स्टेटस एक बार निकालना पड़ता है या हर साल निकालना पड़ता है? तो सर बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल निकालना पड़ेगा। हो सकता है कोई पर्सन इस साल इंडिया का रेसिडेंट हो तो अगले साल इंडिया का रेसिडेंट ना हो, ऐसा पॉसिबल है, हर साल निकालना पड़ेगा। सर असेसमेंट ईयर की टैक्स इनकम निकालने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस चेक होता है प्रीवियस ईयर का, मतलब जो ये हम दिन वगैरह गिनेंगे कब के गिनेंगे, प्रीवियस ईयर के। क्या लिखा सर, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर, देखो मिल गया ना, इन एनी प्रीवियस ईयर इफ पीरियड ऑफ फिजिकल स्टे इन इंडिया। रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा कि वो इंडिया में कितना स्टे कर रहा है, कितना स्टे करना जरूरी है सर, 182 days or more in the previous year, 182 days or more in previous year। लैंग्वेज जरूरी है राजा, लैंग्वेज जरूरी है, और सब कुछ यहीं पर पढ़कर जाना है, सीख कर जाना है। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था बेसिक कंडीशन कहां पर लिखी है सर, 6(1) के अंदर। 6(1) बात कर रहे हैं कि अगर मुझे इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है इंडिया के अंदर, तो मैं ये चेक करूं कि वो प्रीवियस ईयर में उसका इंडिया में फिजिकल स्टे कितना है। तो उसके लिए दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 क्या लिखी है सर, 182 days और मोर इन दैट प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर का आप रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हो, जिस प्रीवियस ईयर का आप रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हो, क्या वो इंडिविजुअल उस प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा रुका हो। कंडीशन नंबर 1 देखो क्या लिखा है, 182 डेज और मोर इन दैट प्रीवियस ईयर। बहुत बढ़िया। फिर कंडीशन नंबर 2 क्या लिखी है, लेकिन कंडीशन नंबर 2 पढ़ने से पहले हमें बहुत बहुत ज्यादा ध्यान किस बात पर देना है सर, इस बात पर जो आपको नोट्स में भी हाईलाइट करना है, वो है सर ये और। क्योंकि सर सीएस स्टूडेंट देखो लॉ बहुत ज्यादा समझते हैं और बहुत बेहतर समझते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो यू मस्ट बी अवेयर
अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एंड और। तो यहां पर एंड लिखा है कि और लिखा है? यहां पर लिखा है और। इसका मतलब या तो कंडीशन नंबर 1 या तो कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रही? 182 डेज और मोर। और में क्या ऑप्शन दिया गया आपको? और में क्या ऑप्शन दिया गया? और में ऑप्शन दिया गया है सर दूसरी कंडीशन। वो कौन सी है सर? 60 डेज और मोर इन दैट प्रीवियस ईयर। चलो कोई इंडिविजुअल है जो 182 डेज तो नहीं रुका, लेकिन 60 डेज या उससे ज्यादा रुका है, बहुत बढ़िया, फिर भी काम हो जाएगा। 60 डेज और मोर इन दैट प्रीवियस ईयर। और यहां पर वापस से ध्यान दीजिए बेटा, क्या लिखा है? और लिखा कि एंड लिखा? और लिखा कि एंड लिखा? देखिए वापस से देखिए, यहां पर लिखा है एंड। वापस से देखिए, यहां पर लिखा है सर एंड। अब अभी आ रहा है? अभी आ रहा है? ओके, चलो चलो चलो। हाँ जी। सो सर कंडीशन नंबर 2 क्या है सर? 60 डेज और मोर इन दैट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। सर इन सिंपल टर्म इंडिविजुअल के लिए हमें केवल 2 ही कंडीशन चेक करनी है। अगर देखो कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो गई तो कोई टेंशन ही नहीं है। कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो गई का मतलब उसका स्टे इन इंडिया कितना हो? 182 डेज और मोर। तो मतलब बल्ले बल्ले हो गई, कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन अब हर जगह तो ऐसा होगा नहीं। तो सर अगर कंडीशन नंबर 1 फुलफिल नहीं हो रही तो हम चेक करेंगे कंडीशन नंबर 2, क्योंकि और लिखा है। कंडीशन नंबर 2 ये बोल रही है कि सर स्टे इन इंडिया होना चाहिए 60 डेज और मोर। लेकिन साथ में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि प्रीसीडिंग 4 इयर्स में उसका स्टे कितना होना चाहिए? 365 डेज और मोर। अब सुनो मेरी बात और समझो आगे की कहानी। अगर अगर कोई इंडिविजुअल इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल कर दे, इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल कर दे, तो वो कहलाएगा, जल्दी बोलो, वो कहलाएगा राजा रेसिडेंट। बिल्कुल। तो वो यहां से डिक्लेयर हो जाएगा सर रेसिडेंट। और अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो सीधा हो जाएगा यहां से नॉन रेसिडेंट। वो यहां से सीधा हो जाएगा डिक्लेयर सर नॉन रेसिडेंट एनआर। बोलो यहां तक मामला क्लियर? अब सुनो मेरी बात, अगर कोई इंडिविजुअल इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता और वो डिक्लेयर हो जाता है नॉन रेसिडेंट, क्या डिक्लेयर हो गया? उसकी कहानी यहां से समाप्त। अब हमें उसके लिए यहां पर आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी रेसिडेंट इन बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दे तो वो बन जाएगा रेसिडेंट। और वंस इंडिविजुअल बिकम रेसिडेंट देन वी हैव टू चेक फर्दर एडिशनल कंडीशन। फिर उसके लिए हमें फर्दर 2 एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी और एडिशनल कंडीशन ये बताएंगी कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो वो कहां पता चलेगा? तो एडिशनल कंडीशन में। एडिशनल कंडीशन पर कब जाएंगे? जब बेसिक में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तब। बोलो हां या ना? बोलो हां या ना?
बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल याद करते चलना है। मैंने आपको क्या बोला सर, जैसे वो मूवी आई थी ना पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, तो हमें अपने मन में क्या बोलना है, घर पर पड़ेगा नहीं साला। लिटरली बोलो, जिस दिन से आप ये कसम खा लेते हो कि घर पर मैं पढ़ूंगा नहीं, आपके आधे दुख दर्द तकलीफ सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आप हमेशा ये रखते हो, घर पर बैठते हो तो सोचते हो कोचिंग में पढ़ लेंगे, कोचिंग में बैठते हो तो सोचते हो घर पे पढ़ लेंगे, पढ़ते दोनों जगह नहीं हो। तो आप कसम खा लो ना कि घर पर पढ़ूंगा ही नहीं मैं, और जिस दिन से ये कसम मैं खा लूं, आप खा लो कि घर पर पढ़ूंगा नहीं, आपकी सिंसियरिटी सीरियसनेस क्लासरूम में अपने आप ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसके बाद मुझे पढ़ना ही। तो आप क्या कोशिश करोगे कि ड्यूरिंग दी क्लास ही मुझे सेक्शंस प्रोविजंस क्या हो जाएं, याद हो जाएं। दो ही तो सेक्शन है सर, आज के दो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 6 रेसिडेंशियल, उसमें बेसिक कंडीशन, सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 1, और एडिशनल कंडीशन जहां पर लिखी है वो है सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 6। तो चलो पहले मैं आपको एडिशनल कंडीशन पढ़ा देता हूं, उसके बाद हम चलेंगे बेसिक कंडीशन के एक्सेप्शन पर। और अगर मैं आपको, मतलब मैं ऐसे चैलेंज कर रहा हूं आपको, चलो दोनों को चैलेंज करता हूं, अपने आप को भी कर रहा हूं और आपको भी करता हूं। मैं, मेरा चैलेंज ये है कि मैं कितनी दम लगा सकता हूं तुमको याद करवाने की आज, और तुम्हें चैलेंज ये कर रहा हूं कि तुम बेटा भूलोगे कैसे, मैं भी देखता हूं। मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि एक बार अगर अपन ने इंडिविजुअल का याद कर लिया ना, या इंडिविजुअल का प्रॉपर समझ लिया ना रेसिडेंशियल स्टेटस, बाकी इसके अलावा किसी का कुछ है ही नहीं। फिर तो आप सोचो मैं इतना टाइम लगाऊंगा ही नहीं और इतना टाइम लगेगा भी नहीं। चलो जल्दी से आ जाते हैं बेटा, जल्दी से आ जाते हैं बेटा एडिशनल कंडीशन के ऊपर। मैं पहले आपको एडिशनल कंडीशन पढ़ा दूं ताकि काम हो जाए। डीम्ड रेसिडेंट बाद में है, ये रहा सर। एक सेकंड बच्चा, सबको दिखेगा, टेंशन ना लेना, मैंने आउटकम निकाल लिया है कि सबको कैसे दिखेगा। हाँ देखा, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला, अगर कोई इंडिविजुअल 6-1 की, अब मैं 6-1 बोल रहा हूं, आई होप आप समझोगे। अगर कोई इंडिविजुअल 6-1 की कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर देता है तो वो कहलाएगा रेसिडेंट। और उसके लिए हम आ जाएंगे कहां पर, आगे चेक करने के वो आर एंड ओ आर है कि आर बट एन ओ आर है। करेक्ट, मतलब वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट। करेक्ट, तो अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे, मोहब्बत से उसको क्या बोलेंगे, आर एंड ओ आर और आर एन ओ आर, बोलो चलेगा। अब अगर किसी रेसिडेंट को आर एंड ओ आर बनना है, मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है, तो उसको दो बेसिक कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। जल्दी से राजा पढ़ो, कौन सी दो बेसिक कंडीशन। देखो क्या लिखा है, ही इज अ रेसिडेंट एट लीस्ट 2 out of 10 प्रीवियस। एक तो क्या है यहां पर नंबर्स में लिखा है, और हमें नंबर्स पसंद ही नहीं है। कितना बढ़िया हो कि इसको क्या लिखें, यहां लिख दो 2 और यहां लिख दो कितना 10। ओके साहब, ओके साहब, जिस जिस प्रीवियस ईयर का मैं रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहा हूं उससे प्रीसीडिंग कितने साल, 10 साल। जिस जिस प्रीवियस ईयर का मैं रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहा हूं उससे पिछले 10 सालों में कम से कम वो 2 साल क्या रहा हो, रेसिडेंट रहा हो। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 ये बोल रही है कि प्रीवियस 10 सालों में, जो प्रीवियस ईयर है उससे प्रीसीडिंग 10 सालों में कम से कम वो रेसिडेंट कितने साल रहा हो, 2 साल या उससे ज्यादा। एंड बेटा यहां और नहीं है राजा, हर जगह और हो ऐसा जरूरी नहीं है। एंड मतलब एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल होनी चाहिए। एंड ही हैज बीन इंडिया फॉर 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 previous year immediately preceding the relevant previous year। वापस से एडिशनल कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रही कि सर जिस जिस प्रीवियस ईयर का आप रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं ना उससे पिछले 10 सालों को देखो, क्या उससे पिछले 10 सालों में किन्हीं भी 2 सालों में वो रेसिडेंट था या 2 सालों से ज्यादा में रेसिडेंट था। मैंने कहा हाँ था। चलो सर फिर एक और कंडीशन चेक करो। मैंने कहा बताओ सर, अभी आप पिछले 10 साल देख रहे थे ना पीछे के। मैंने कहा अब सर पीछे के 10 सालों में कितने साल देखो, 7 साल देखो। मैंने कहा इन 7 सालों में क्या देखना है सर, क्या पिछले 7 सालों में वो इंडिया के अंदर 730 days या उससे ज्यादा रहा है। अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हमारा इंडिविजुअल कहलाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर एडिशनल कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन क्या हो जाए, फेल हो जाए, मतलब या तो वो 10 सालों में से 1 साल ही रेसिडेंट था या पिछले 7 सालों में 730 days या उससे ज्यादा नहीं रहा, दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन फेल हो गई तो वो कहलाएगा आर बट एन ओ आर,
रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अरे बोलो राजा, क्या बात समझ में आई? पक्का? तो सर अभी तक इंडिविजुअल की कहानी हो गई है। एक तो है सर बेसिक कंडीशन 6(1), 2 एडिशनल कंडीशन 6(6). बेसिक कंडीशन ये बताती है कि कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, और अगर कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट हो जाता है बाय फुलफिलिंग द सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कंडीशन, तो देन वी हैव टू चेक एडिशनल 2 कंडीशन फॉर डिटरमाइनिंग कि इंडिविजुअल आर बट एनओआर है या आर एंड ओ आर है, ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। दो बेसिक कंडीशन वापस से रिकॉल करो बेटा, बेसिक के सॉरी दो एडिशनल कंडीशन वापस से रिकॉल करो। एडिशनल कंडीशन नंबर 1, एडिशनल कंडीशन नंबर 1, रेसिडेंट होना चाहिए एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर्स, एंड स्टे इन इंडिया होना चाहिए 730 days और मोर इन प्रीसीडिंग 7 years। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर यहां तक बात समझ में आती है तो बेटा आगे थोड़ा सा अब लेवल अप, अब लेवल अप बेटा। कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा बेसिक रूल के, और आजा कुछ बेसिक जो रूल थे ना, बेसिक जो हमारी कंडीशन थी ना, ये है देखो। इस बेसिक कंडीशन के कुछ एक्सेप्शन है बेटा। बेसिक कंडीशन बोले तो 6(1), 6(1) के कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये बोलते हैं सर कि 3 केसेस ऐसे हैं, 3 केसेस ऐसे हैं राजा जिसमें हमें इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए जो बेसिक कंडीशन नंबर 2 है इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अरे सर क्या बोल दिया, हाँ वापस बोलते हैं ना। मैं बोल रहा हूं 3 केसेस ऐसे हैं बेटा, 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने के लिए हम बेसिक कंडीशन नंबर 2 को इग्नोर करते हैं। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस केवल और केवल बेसिक कंडीशन नंबर 1 से ही डिटरमाइन किया जाएगा। कौन से 3 केसेस हैं सर? केस नंबर 1, केस नंबर 1, अगर कोई इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन हो, कोई इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन हो और वो इंडिया छोड़कर जा रहा है, वो इंडिया छोड़कर जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। जो शिप पर काम करते हैं ना उनको बोलते हैं क्रू मेंबर। जो शिप पर काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रू मेंबर। तो कोई इंडिविजुअल है जो इंडियन शिप पर क्रू मेंबर है और वो इंडिया छोड़कर जा रहा है। तो अगर कोई इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन है और एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप अगर वो इंडिया छोड़कर जा रहा है ना राजा, शिप पर काम करने के लिए इंडिया छोड़कर जा रहा है, तो हमें उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए बेसिक कंडीशन में केवल और केवल कौन सी निकालनी है, कौन सी चेक करनी है? फर्स्ट 182 days और मोर। उसमें बेसिक कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल। ये था केस नंबर 1। एक्सेप्शन कितने थे? 3। ये हो गया पहला। दूसरा, इंडिविजुअल जो कौन है सर? सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो इंडिया छोड़कर जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बोले तो बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन कुछ भी कर सकता है। वापस सर, एक्सेप्शन नंबर 2, कोई इंडिविजुअल है जो इंडिया को छोड़कर जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बोले तो बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेड कुछ भी करने जा रहा हूं लेकिन इंडिया को छोड़कर जा रहा हूं और पर्पस क्या है? एम्प्लॉयमेंट। तो अगेन उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए मैं 2 बेसिक कंडीशन नहीं चेक करूंगा, केवल कंडीशन नंबर 1 ही लगेगी। कंडीशन नंबर 2 उसके ऊपर एप्लीकेबल। कितने एक्सेप्शन थे? 3। अभी कितने हो गए? 2। तीसरा एक्सेप्शन नंबर 3, हाँ मैं दिखा देता हूं स्क्रीन पर आपको, टेंशन न लीजिए बिल्कुल। ये रहा सर, ये रहा सर। देखिए सर इसमें लिखा है, अच्छा ए में बेटा उन्होंने दोनों लिख दिए। ये बी पार्ट दिख रहा ना आपको? ये दिख रहा, देखो ये बी है, ये बी है, ऊपर ए है। तो मैंने अभी तक जो 2 बताए ना वो दोनों कहां लिखे हैं? ए के अंदर। और बी में लिखा है तीसरा। बी में क्या लिखा देखो, वहां पर केवल इंडियन सिटीजन की बात हो रही थी, यहां थोड़ा बढ़ा दिया गया। इंडियन सिटीजन तो है ही, देखो सिटीजन ऑफ इंडिया तो है ही, यहां पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी है। और मैंने आपको बताया था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है ऐसा पर्सन
जिसके जो ग्रैंड फादर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका जो बर्थ है, उनका जो जन्म है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था। अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड फादर का जो जन्म है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, मतलब 1947 के पहले, जब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे, अगर किसी के पूर्वजों का जन्म ऐसे इंडिया में हुआ था, अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, तो फिर आपको बोला जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये किसकी बात कर रहा है? एक्सेप्शन नंबर 3 में दो लोग आ रहे हैं, मतलब ऐसा इंडिविजुअल आ रहा है जो या तो इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब ये रह तो कहां रहा है? बाहर, मतलब इंडिया में तो रह नहीं रहा है, लेकिन इंडिया ओरिजिन का रह रहा है बाहर, और वो इंडिया आया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट। अच्छा, उसने हो सकता है दादा परदादाओं के मुंह से कहानियां सुनी होंगी, है कभी भारत जाकर देखो, वहां की संस्कृति देखो, है ना, तो एक दिन दिल भर गया कि चलो चलते हैं, अब लौट चलें, तो भाई आया विजिट करने के लिए। तो सर कौन है? इंडिया का सिटीजन हो या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, वो इंडिया आ रहा है फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, ये लिखा देखो। तो उस केस में भी, अरे बोलो ना राजा, उस केस में भी बेसिक कंडीशन नंबर फर्स्ट ही चेक होगी, सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अभी तक की सारी बात को समराइज कर दूं कि सर अभी तक आपने जितना रायता फैलाया उसको समेटो, तो देखो मैं समेटने की कोशिश करता हूं। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने की दो कंडीशन होती हैं जिनको हम बोलते हैं बेसिक कंडीशन। कहां लिखी है सर? 6(1) में। बेसिक कंडीशन नंबर 1, 182 डेज और मोर, और 60 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्लस 365 डेज और मोर इन लास्ट 4। ये हो गई। इससे आप चेक कर लो कि वो रेसिडेंट है या। लेकिन सर 3 ऐसे केसेस हैं जिनमें बेसिक कंडीशन नंबर 2 चेक करने की जरूरत है ही नहीं। मतलब इन 3 केसेस में जो रेसिडेंशियल स्टेटस निकलेगा वो केवल और केवल कंडीशन नंबर 1 से ही डिटरमाइन होगा। अगर कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो गई तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। कौन से 3 केसेस? सर पर्सन लिविंग इन इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, पर्सन लिविंग इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट। बस इसमें अब आगे थोड़ा सा आप झेल लेना। मतलब जब मैं बात कर रहा हूं कि कोई पर्सन है जो इंडियन ओरिजिन का है और वो इंडिया विजिट करने आ रहा है, तो उसके ऊपर कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल। शर्त यह है कि उसकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम है जो 15 लाख से कम होनी। लेकिन इनकम जब आप देख रहे हो तो उसमें फॉरेन सोर्स की इनकम इंक्लूड नहीं होनी। अरे सर आपने बड़ा दिक्कत कर दी। हाँ वापस बोल रहा हूं सर, जब आप चेक कर रहे हो कंडीशन नंबर, मतलब एक्सेप्शन नंबर 3, जब आप चेक कर रहे हो एक्सेप्शन नंबर 3, मतलब कौन सी बात कर रहे हो सर? या तो सिटीजन ऑफ इंडिया है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया घूमने आ रहा है, इंडिया विजिट करने आ रहा है, तो उसके ऊपर बेसिक कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होगी। कब? जब उसकी टोटल इनकम 15 लाख से कम हो। और जब मैं उसकी टोटल इनकम गिन रहा हूं 15 लाख या उससे कम, तो उसमें उसकी फॉरेन सोर्स की इनकम इंक्लूड नहीं करना। मतलब किसी पर्सन की जो इंडियन ओरिजिन का है उसकी टोटल इनकम है से फॉर एग्जांपल 25 लाख, उसकी टोटल इनकम कितनी है? 25 लाख। वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया विजिट करने आया, मैंने उसका देखा अच्छा 25 लाख है, यार तुम्हारे ऊपर तो फिर बेसिक कंडीशन नंबर 2 लगेगी। उसने बोला अरे सर कैसी बात करो, पहले ये तो पता करो कि इस 25 लाख में मैंने कहां से पैसा कमाया। अच्छा मैंने जैसे ही देखा 15 लाख तो उसकी इनकम कौन सी है? फॉरेन सोर्स वाली है, तो मैं 25 में से 15 वो हटा दूंगा, अब कितनी बची? अच्छा मतलब 15 लाख से कम है, मतलब ये एक्सेप्शन नंबर 3 में फॉल हो जाएगा। अब लेकिन आपके दिमाग में वही डाउट आ रहा होगा जो मेरे में आ रहा है कि सर व्हाट इफ अगर है तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडिया विजिट करने भी आ रहा है, व्हाट इफ अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हुई तो? हाँ तो तुम सही सोच रहे हो, अगर तुम ऐसा नहीं सोच रहे हो तो गलत है, सोचना चाहिए तुमको। तो सर ये डाउट आना चाहिए कि सर आपने बोला कि अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम है तो चलेगा, फिर तो एक्सेप्शन में है वो। लेकिन व्हाट इफ अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है? तो बेटा अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो फिर उसके ऊपर बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी एप्लीकेबल होगी।
लेकिन लेकिन बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्या थी? एक बार वापस बोल के बताओ ना। बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्या थी? स्टे इन इंडिया होना चाहिए सर 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग 4 इयर्स। अरे रुको राजा, अगर किसी इंडियन ओरिजिन वाले पर्सन की इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी तो उसके ऊपर सेकंड बेसिक कंडीशन लगेगी तो, लेकिन इंस्टेड ऑफ 60 डेज आपको 120 डेज चेक करना है। मतलब उसके लिए बेसिक कंडीशन नंबर 2 आप ऐसे पढ़ोगे, स्टे इन इंडिया 120 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग 4 इयर्स। तो मतलब हमें उस पर्सन के लिए राजा बेसिक कंडीशन नंबर 2 में जो 60 डेज थे ना, ये वाले ये वाले तो रिप्लेस कर देना कितने दिन से? 120। और अब आगे सुनो, मतलब सर कोई अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया विजिट करने आया तो हमें उसके लिए कंडीशन नंबर दोनों चेक करनी है। अब अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन लोगे ना, देखो जिंदगी में ना कॉमन सेंस बड़ा जरूरी है, बट कॉमन सेंस के साथ दिक्कत यह है कि कॉमन सेंस इज द सेंस विच इज वेरी अनकॉमन। दुनिया में आप सारी जंग जीत सकते हो कॉमन सेंस से, लेकिन प्रॉब्लम यह होता ही नहीं है। सर हम कैसे पता करें हम में है कि नहीं? हाँ मैं बताऊंगा उसका भी तरीका कैसे चेक होता है। और एक और चीज बता देता हूँ, लेट मी टेल यू, कॉमन सेंस बाय बर्थ नहीं मिलता है, बाय बर्थ नहीं मिलता है, ये डेवलप करना पड़ता है। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा हो कि सर अब तो जन्म हो गया, आप क्या करें, अब अगले जन्म में देखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये डेवलप होता है और करा जाता है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं कैसे। मैंने बोला कि अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, करेक्ट, और उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उस पर दोनों कंडीशन लगेंगी, लेकिन इंस्टेड ऑफ 60 डेज उसका क्या चेक करना है? 120 डेज। मतलब कंडीशन नंबर 1 एज इट इज रहेगी 182 डेज और मोर, और कंडीशन नंबर 2 हो जाएगी 120 डेज और मोर। करेक्ट है बात? जी मैम। नहीं, इसमें हम, आप सुन रहे हैं अगर ध्यान से, तो मैंने आपको पहले बोला कि जब मैं 15 लाख या उससे ज्यादा की बात करूं तो इसमें फॉरेन सोर्स की इनकम एक्सक्लूड करके चल रहे हैं। हम अभी फॉरेन सोर्स की इनकम इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो मैं जब बोल रहा हूं कि उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, दैट मीन्स हम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ कर बात कर रहे हैं, तो बात ही अलग है। देखिए जब अपन ये रेसिडेंशियल स्टेटस सीख लेंगे ना, उसके बाद अपन देखेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम कि सर जो आप बता रहे हैं ना कि वो टैक्सेबिलिटी फिर आएगी कैसे, तो वही उसी को सीखने के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हम ये देख लेंगे कि उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल इंडिया में होगी और कौन सी नहीं होगी। तो मैं वापस आ जाता हूं, मैं बोल रहा हूं कोई पर्सन है इंडियन ओरिजिन का, इनकम 15 लाख से ज्यादा है, उसकी दोनों कंडीशन उस पर एप्लीकेबल होंगी, मतलब वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं होगा, एक्सेप्शन में फॉल नहीं होगा। बस उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको कॉन्शियस ये रखना है कि हमें 60 डेज की जगह क्या चेक करना है, 120 डेज। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जो इंडिया आ रहा है विजिट के लिए, और जैसे ही मैंने उसका स्टे इन इंडिया चेक किया, जैसे ही मैंने उसका स्टे इन इंडिया चेक किया, वो इंडिया में रुका था 182 डेज और उससे ज्यादा, वो इंडिया में रुका था 182 डेज और उससे। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेटा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, अरे हाँ, और जो इंडिया में आ रहा फॉर द पर्पस ऑफ विजिट, और अगर वो 182 डेज उससे ज्यादा रुका हो ना इंडिया में, तो वो यहां से कहलाएगा रेसिडेंट, और आगे जाकर हमें वो उसकी एडिशनल कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। मतलब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे जाके वो आर ओ आर है कि आर बट एन ओ आर है। लेकिन अगर कोई पर्सन है जिसकी इनकम, इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन है जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है और वो इंडिया विजिट करने आता है, लेकिन वो 182 डेज से कम रुका और 120 डेज से ज्यादा रुका, तो राजा वो डायरेक्टली कहलाएगा आर बट एन ओ आर। उस केस में हमें उसके लिए एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है रे राजा। मैंने आपको क्या बोला था, केवल इंडिविजुअल का आप समझ लो, बाकी तो सब फिर ठीक है।
देखो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको बेसिक कंडीशन याद हो गई 6-1, मैं ऐसा मानता हूं आपको 6-6 भी याद हो गया। अब जो रायता फैला है वो एक्सेप्शन में फैला है, तो मैं क्या करता हूं वापस से पूरा एक्सेप्शन बोल देता हूं और आप क्या करिएगा बैकग्राउंड में खुद भी बोलते जाइएगा कि एक्सेप्शन नंबर 1 ये है, ये 2 है, ये 3 है, और मैं जो बोलूं उससे क्रॉस चेक करते जाइएगा। अगर हमारी सोच और आपकी सोच मिली तो बधाई हो, हम सही चल रहे हैं। तो एक्सेप्शन नंबर 1, पर्सन लीविंग इंडिया। पर्सन लीविंग इंडिया बोलो मन में बेटा, बोलते चलो, पर्सन लीविंग इंडिया एज द क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। Person leaving India in any previous year as a member of crew of Indian ship, पहला। सेकंड, पर्सन लीविंग, जबकि बात करूं जो पर्सन लीविंग है वो सब सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करो ना, मैंने पहले बताया था, तो आप चाहो तो ऐसे बोल दो सिटीजन ऑफ इंडिया लीविंग इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, पहला। दूसरा, सिटीजन ऑफ इंडिया लीविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेड। तीसरा, सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन comes to India for the purpose of visit and his total income excluding the income of foreign source is less than 15 lakh। इन तीनों केसेस पर बेसिक कंडीशन जो 2 है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस केवल और केवल कंडीशन नंबर 1 से ही डिटरमाइन किया जाएगा। फिर आगे मैंने बोला कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया में आ रहा है फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, लेकिन उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा। उसके ऊपर दोनों कंडीशन लगेगी, बेसिक कंडीशन नंबर 1 भी लगेगी और बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी लगेगी। लेकिन बेसिक कंडीशन नंबर 2 में इंस्टेड ऑफ 60 डेज हमें चेक करना है 120 डेज और मोर। और अगर कोई पर्सन 120 डेज और मोर रहा हो और 182 डेज से कम रहा हो तो वो डायरेक्टली हो जाएगा आर बट NOR। लेकिन अगर कोई पर्सन जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, इंडियन ओरिजिन है या सिटीजन ऑफ इंडिया और इंडिया आ रहा फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, और वो अगर इंडिया में 182 डेज उससे ज्यादा रहा हो तो बेटा फिर तो हमें उसका सारा चेक करना पड़ेगा कि वह R and OR है कि R बट NOR है। अब बोलो सभी लोग। और बेटा जो ऑनलाइन वाले बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज़ वो भी मुझे बोलते जाएं। आप हाँ ऑन करके मुझे बता दीजिए, कहीं दिक्कत आ रही तो प्लीज़ प्लीज़। बोलो सर, सभी लोग कंफर्टेबल हैं? पक्का? बिल्कुल ऐसे दिमाग में ऐसे छप जाना चाहिए सर, और बार बार खुद को बोलो घर पर पड़ेगा नहीं साला। लिटरली ये आप बिल्कुल कसम खाइए, घर पर जितना कम पढ़ना पड़े उतना अच्छा। ये CS में सफलता का यही राज है बेटा। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए अब मुझे पता, आपका पता नहीं, देखो मैं जैसे पढ़ाई करता था वेदर इट इज़ टैक्स और लॉ और ऑडिट, मैंने जो पढ़ाई करी वो देखो ज़्यादातर मैंने कोशिश ये करी कि मैं इंस्टीट्यूट के अंदर बैठता था या लाइब्रेरीज के अंदर बैठता तो वहीं पढ़ाई कर लेता था। घर पर मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी छोड़ता नहीं था, क्योंकि घर के माहौल या तो ऐसे होते हैं कि वहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं बनता है, या ऐसे होते हैं घर अपन पहुँचते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, धीरे धीरे फिर दोनों पाँव फैलाते हैं, फिर हल्की सी रजाई ओढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे अंतर ध्यान हो जाते हैं हम। ये जंग है बेटा दिल और दिमाग की, आप समझो। दिल हमें अलग समझाता है, दिमाग अलग बात करता है। दिल समझाता है बेटा देख बहुत ठंड है, ये तो वैसे भी लॉ है, फ्रेश माइंड चाहिए इसके लिए, तो अभी तो रात हो गई, एक काम करो अभी सो जाओ, सुबह उठना। ये दिल ऐसे बात करता है, दिमाग आपको अलग जवाब देगा। दिमाग बोलेगा बेटा अभी सो गए ना तो पूरी जिंदगी सो ही जाओगे फिर, इसलिए उठो जागो। और ये दिल और दिमाग की जंग में जीतेगा एक ही। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि जीतेगा कौन। अगर दिल जीता तो तुम सोने वाले हो, अगर दिमाग जीता तो तुम पढ़ने वाले हो। तो इस जंग में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जीतता कौन है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जंग हो ही ना ऐसी कोशिश की जाए। तो आप जब यहाँ पर हैं, इंस्टीट्यूट के अंदर है, वहाँ पर पढ़िए, ख़त्म करिए और घर जाएं तो बिल्कुल रिलैक्स जाएं कि अगर मैंने घर पर जाकर एक लाइन भी पढ़ ली ना तो वो एक्सेस होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी कि आज मैंने एक लाइन ज़्यादा पढ़ी।
घर पर कुछ भी ऐसे छोड़ कर मत जाइए कि भाई ये यहाँ नहीं पढ़ा, घर पे पढ़ लेंगे, तो बेटा वो दिक्कत है। और मैं बोल रहा हूँ कि देखो बाद में जाके आपको घर पर बहुत पढ़ना है, इसलिए कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा चीज़ें ड्यूरिंग दी क्लास आपको याद हो जाए ना, उतना बढ़िया। दूसरा मैं बताऊँ ना आपको, देखो दिमाग को आप समझो। मैं एक दिन और आपको बोल रहा था कि आपको अपने माइंड का जो सेटअप है वो समझना पड़ेगा। आज आप खाना रोज खाते होगे, करेक्ट? एक दिन तो नहीं खाते कि एक दिन खा लिया महीने भर फ्री, डेली खाते हो ना। सेम दिमाग है बेटा, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी प्रोविजन, उसको रोज देना पड़ेगा। रोज देने का मतलब है आपको उसके रिवीजन करने पड़ेंगे। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊँ ना, आज तक जो कर रहे हो वो आप पता नहीं क्यों कर रहे हो। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका ये बेटा, मैंने आज रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा ना, मैं ये रेसिडेंशियल स्टेटस किसी और को पढ़ा देता हूँ। सर मेरे से कौन पढ़ेगा? तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि किसी फिजिकल आदमी को पढ़ाओ, आईने को देख के पढ़ा दो। और बस ऐसे पढ़ाओ बेटा, ऐसे मन में ऐसा रखो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो। पढ़ाते समय आप जब लैंग्वेज यूज करते हो, जो बोलते हो ना, बिल्कुल वो ऐसे क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। और प्लीज मन में मत पढ़ाओ, बोल बोल के पढ़ाओ, बोल बोल के पढ़ाओ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं ये सोच के पढ़ाऊँ कि रूम में कोई भी नहीं है, तब भी मैं इसी एनर्जी से बोलूंगा। आपको भी यही एनर्जी से बोलना कि यार आज मुझे कोई तो पर्सन है जिसको रेसिडेंशियल स्टेटस समझाना है, मैं कैसे समझाऊंगा? एक बार आप समझा के देखो, एक बार मेरी ये ट्रिक यूज करके देखो। अगर बेटा काम नहीं आए, अब वापस अपनी ट्रिक पर लग जाना, लेकिन अगर काम आ जाए प्लीज हाँ थैंक यू कर देना मुझे, ठीक है? ठीक है, ये करके देखो आप। सारी चीजें बेटा ये बिल्कुल हमने कर रखी हैं खुद के जीवन में, मैंने ना कहीं से ये पढ़ा ना कहीं से सीखा, मैंने खुद करके देखा। उसका नतीजा है कि देखो, कल मैं किसी दीवालों को पढ़ा रहा था, आज तुमको पढ़ा रहा हूं। चलो मालिक, तो ये था रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। क्या याद हो गया है? तो वो टेंशन नहीं है, आज आप जो मैंने बोला वो करके देखो, और जब अपन कल मिलेंगे मतलब अगले सेशन में, तो इसको रिवीजन तो करेंगे। नहीं, क्लास अभी खत्म नहीं हो रही, मैं तो ऐसे बोल रहा हूं कि जब कल मिलेंगे तो रिवीजन तो करेंगे, क्लास तो अभी लंबी चलनी है। मैंने बोला था ना कि खुद को मोटिवेट रखा करो बेटा, और उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़रूरी है। बाहर का मोटिवेशन आपको कुछ मिनट, कुछ घंटों, कुछ दिन मोटिवेट रख सकता है, सेल्फ मोटिवेशन आपको ताज़ ज़िंदगी मोटिवेट रख सकता है। तो बस खुद को मोटिवेट रखा करो, और ये हमेशा बोला करो जो मैंने आपको शायद 3 दिन पहले लाइनें सुनाई थी कि अभी कहाँ आराम बदा है, मूक निमंत्रण छपना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। बस चलते रहिए सर, और जहाँ रुकोगे बेटा वो बड़ी फिर दिक्कत की बात है। और खूबसूरती मंजिल में नहीं है बेटा, ये जो रास्ते होते हैं, जो जर्नी है उसमें ही है। तो बस मज़ा लीजिए, एंजॉय करिए भरपूर। ये नॉलेज ऐसा है जो दुनिया में शायद ही बहुत लिमिटेड लोगों के पास है, या लिमिटेड लोगों को दिया जा रहा है। ये नॉलेज आपको दिया जा रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं खुद को लकी फील करिए सर। ठीक है, चलो सर, इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं सर आगे आगे आगे। ये था ऑल अबाउट इंडिविजुअल। ओके, अब देखो छोटी छोटी बातें जी, बिल्कुल। हाँ, अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। आइए सर, नेक्स्ट जी। अरे नहीं, हमारा तो यही है कि आप एंजॉय करें भरपूर। और मैं बोल रहा हूँ ना कि ना केवल मतलब मेरा जो अपना एक किरदार है वो ऐसा है कि ना केवल मैं आपको सब्जेक्ट से रूबरू करवाऊँ, मैं आपको ज़िंदगी से भी रूबरू करवाऊँगा धीरे धीरे। तो आप टेंशन ना लीजिए, आप बिल्कुल सही बस में बैठे हैं, बस सीट को कस के पकड़े रहिए। एट द एंड आप अच्छी सक्सेस मिलेगी, वो तो है ही। आप बहुत अच्छे व्यक्ति बनेंगे, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। मेरा अपना पर्सनल ऐसा मानना है कि मैं फॉर्मली 2016 से पढ़ा रहा हूँ, बट इनफॉर्मली 2012 से पढ़ा रहा हूँ, व्हेन आई वाज इन क्लास 12th। तो 2016 से जब मैंने पढ़ाना चालू किया, तो मैंने पढ़ाना जो चालू किया था वो इस वजह से किया था कि देयर वाज सम प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय सो मैनी स्टूडेंट। तो मैं ये चाहता था कि वो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट फेस ना करें, और विद द गॉड ग्रेस आज तक जो मैंने सपना देखा था वो सपना आज तक साकार मैं कर रहा हूँ। और जो प्रॉब्लम्स एज ए स्टूडेंट मैंने फेस की थी, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, वो आज तक मैं मेरे स्टूडेंट को कभी नहीं आने देता हूँ। हमारा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर इंस्टेड ऑफ कि आपकी फ़ीस भरी नहीं भरी कितनी भरी, आपकी क्लासेस बहुत अच्छे से चलाई जाएंगी, और आपको कभी भी फ़ीस की वजह से बाहर नहीं निकाला जाता। ये हमारे यहाँ का नियम है, और पता नहीं भगवान की ऐसी इच्छा है कि खैर इस मामले में पैसा बहुत डूबता है, लेकिन पता नहीं भगवान का ऐसा है कृपा कि कहीं अगर हमारा पैसा डूबता है तो वो किसी दूसरे तरीके से हमारे पास आ भी जाता है। तो हमने ये सिस्टम अभी तक आज तक बंद नहीं किया है,
हम किसी बच्चे से भरी क्लास में फीस का नहीं पूछते, तो ये कुछ हमारे ऐसे अपने एक रूल्स हैं जिनको हम रखते हैं। और वहाँ से मुझे ये ज़रूर एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि बच्चों को ना केवल किताबी ज्ञान दिया जाए, उनको ये शिक्षित ज़रूर किया जाए कि आप एक अच्छे व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, क्योंकि खुशी जो है बेटा, हैप्पीनेस जो है वो पैसों में नहीं है, अच्छे व्यक्तित्व में है। और वो मैं जिम्मेदारी बिल्कुल उठाता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप मेरा चेहरा भूल जाएंगे, पर्सनालिटी भूल जाएंगे, बट जो शख्सियत है मेरी वो आप कभी नहीं भुला पाओगे। इस बात की मेरी ऐसी चैलेंज मैं कर रहा हूँ कि तुम भुला के बताना। ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें मैं ज़रूर याद आऊँगा कि यार हाँ यार, आदमी सही था, बढ़िया बात बोलता था या बढ़िया बताता था। तो मैं ज़िंदगी को जो मैंने जिया है, मैं आपको बिल्कुल ऐसे समर्पित करूँगा शब्दों के थ्रू। अब लेता उसमें से कौन कितना है, सीखता कितना है, इट ऑल डिपेंड ऑन यू। लेकिन अगर आप सीखोगे तो आप ये बोलोगे कि सर ज़िंदगी रियली में कैसे बदलती है, वो हम आज फील कर रहे हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आइए सर, एक कॉन्सेप्ट है डीम्ड रेसिडेंट का। तो बेटा एक अमेंडमेंट आया था फाइनेंस एक्ट 2020 में, एक अमेंडमेंट आया था फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर। एक सेक्शन है बेटा, सेक्शन 61A लिखा मिला 61A। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट डाला गया डीम्ड रेसिडेंट का। डीम्ड का मतलब मानते हो ना, डीम्ड का मतलब समझते हो ना, माना जाएगा या मान लिया। जैसे तुम लोग बहुत सारी चीजें डीम्ड कर लेते हो, हैं? हाँ चलो, मैं उसके अंदर अभी जाऊंगा नहीं। तो यहां भी एक रेसिडेंशियल स्टेटस है जिसको मान लिया जाएगा, उसको बोलते हैं डीम्ड रेसिडेंट। अब सुनिए ना क्या लिखा है। एक कोई इंडिविजुअल बेटा, इंडिविजुअल जो है उसको कंसीडर्ड कर लिया जाएगा डीम्ड रेसिडेंट। किसी भी इंडिविजुअल को हम रेसिडेंट मान लेंगे। कब मान लेंगे? अगर कोई भी इंडिविजुअल क्या हो सर, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, एंड टोटल इनकम कितनी हो सर, 15 लाख से ज्यादा हो, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। एंड देखो सब जगह एंड लिखा है बेटा, एंड नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय द रीजन ऑफ डोमिसाइल, रेसिडेंस और एनी सिमिलर क्राइटेरिया। मतलब तुम समझ रहे हो भारत सरकार क्या कर रही है? लॉ मेकर बोल रहे हैं कि अगर राजा तुम्हारी इनकम 15 लाख से ज्यादा है और तुम्हारी इस 15 लाख से ज्यादा जो इनकम है इस पर किसी भी देश में टैक्स नहीं लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे पास आओ, हम टैक्स लेंगे आपसे, दुखी मत हो। अगर आप किसी अदर कंट्री के रेसिडेंट हो गए तो वहां टैक्स भरना ही है आपको, लेकिन आप अगर कहीं के नहीं हो तो हम आपको सहारा देंगे, टेंशन मत लो, हम आपको बुला रहे हैं ना। उसको क्या माना जाएगा? डीम्ड रेसिडेंट। कब? वापस बोलो, कोई इंडिविजुअल है जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो एंड उसकी इनकम कितनी है, 15 लाख से ज्यादा है, किसको छोड़कर? फॉरेन सोर्स इनकम को छोड़कर। और तीसरा, वो किसी भी अदर कंट्री का रेसिडेंट नहीं है। नॉट लायबल टू टैक्स का मतलब यही होता है कि वो किसी अदर कंट्री का रेसिडेंट, जो किसी का नहीं वो हमारा है। हमारा तो दिल बहुत बड़ा है, तो आप कहीं टैक्स नहीं भर रहे हो, कोई बात नहीं, हम आपसे टैक्स लेंगे, आप आइए और टैक्स दीजिए। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डीम्ड रेसिडेंट। बोलो मालिक, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डीम्ड रेसिडेंट। चलेगा? आइए सर आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो बेसिक कंडीशन 61 में कोई भी कंडीशन फुलफिल ना करे तो वो डायरेक्टली कौन कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट। अगर बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक पूरी हो गई तो हम चेक करेंगे कि वो आर एंड ओ आर है कि आर बट एन ओ आर है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हाँ ये आइए अब इनको अपन एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। जी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं बेटा, एक बार इनको अपन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। वैसे हैं बहुत बेसिक से पॉइंट, बट क्योंकि सर मॉड्यूल में चीज़ें दी गई हैं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलें एक बार रीड कर लेते हैं। आइए शुरू करो सर जल्दी से, जब तक मैं थोड़ा आराम करूं, बैठ जाऊं। The fact that an assessee is resident in India respect of 1 year does not automatically mean that he would be resident in preceding or successive। ये तो हमने बोला अब भी कि सर अगर कोई भी पर्सन एक किसी साल में रेसिडेंट हो जाता है तो केवल वो रेसिडेंट उसी साल का कहलाएगा। वो ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी के लिए रेसिडेंट हो गया। रेसिडेंशियल स्टेटस आपको हर साल निकालना पड़ेगा। पहली बात यही लिखी है। दूसरी, it must also be noted that in residential status of individual for tax purpose is neither based upon nor determined by his citizenship, nationality and place of birth or domicile। सर देखो सिंपल वो ये बोल रहे हैं कि किसी भी पर्सन का जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है ना, जो तरीके हमने बताया उससे ही निकलेगा। उसका जन्म कहाँ पर हुआ, उसके सर्टिफिकेट कौन से देश के, इससे हमें कोई फर्क
जो तरीके हमने डिसाइड किए रेसिडेंशियल स्टेटस उसी तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा। थर्ड क्या लिखा, द कॉमन फीचर इन बोथ द अबव कंडीशन इज द स्टे ऑफ द इंडिविजुअल इंडिया फॉर हाँ कॉमन क्या है दोनों कंडीशन में कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए क्या निकालते हैं कि वो इंडिया में कितना रुका है, तो उसका स्टे इन इंडिया चेक किया जाएगा। अगला क्या लिखा, द स्टे मे बी एनीवेयर इंडिया। अच्छा ये जरूरी है कि स्टे इंडिया के अंदर किसी स्पेसिफिक जगह पर ही होना चाहिए? नहीं, इंडिया में तो कितनी सारी चीजें इंक्लूड थी, वो कहीं भी रहे, अगर वो पार्ट इंडिया का है तो उसका स्टे इन इंडिया में काउंट वो किया जाएगा, वो कहीं भी रुके उससे कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया इज एट मोर प्लेसेस देन वन, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द टोटल पीरियड ऑफ स्टे शुड नॉट बी लेस देन द, हाँ ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए हमें तो ये चेक करना है कि उसका जो टोटल स्टे है वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज से कम नहीं होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो वो रेसिडेंट, कम है तो नॉन रेसिडेंट। अगला क्या लिखा, while determining the residential status the day of leaving, ये इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है सर। जब भी हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो उसमें क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज काउंट करने के लिए राजा जिस दिन वो इंडिया छोड़ रहा है और जिस दिन इंडिया आ रहा है, मतलब जिस दिन इंडिया छोड़ा, मैंने आज इंडिया छोड़ा और मैं जिस दिन इंडिया आया, तो जिस दिन इंडिया आए दोनों दिन काउंट किए जाएंगे। काउंटिंग में आपको दोनों दिन इंक्लूड करने हैं, ये लिखा है सर, देखो लिखा है ना, शुड बी कंसीडर्ड एज स्टे इन इंडिया, हम दोनों को ये कंसीडर करेंगे कि वो इंडिया में रुका है उन दोनों दिन, जिस दिन वो छोड़ रहा है और जिस दिन वो आ रहा है, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज वन हु इज और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट वर बॉर्न इन, ये मैंने आपको बता दिया है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इंडिया का मतलब मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो पूरी डेफिनेशन समझाई थी। इंडिया इंक्लूड जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन 1 में आर्टिकल 1 में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, फिर टेरिटोरियल वाटर है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, फिर सी बेड है, सबसॉइल है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर आती हैं। फिर लैंड मास है और एयर स्पेस है, वो भी इंडिया का पार्ट है। हाँ या ना, बोलो राजा, हाँ या ना, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर दिया गया है। ओके, बहुत ही बढ़िया, तो फाइनली हमने इंडिविजुअल की कहानी कर ली है खत्म। और मैंने बोला ना कि अगर आप इंडिविजुअल को लेकर गेम के अंदर हो ना तो फिर गेम पूरा आपका है, फिर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इसके बाद एक थोड़ी सी डिफिकल्ट कहानी आएगी कंपनी की। कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए भी थोड़ी मेहनत हमको लगेगी, उसमें एक प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट करके एक कॉन्सेप्ट चलता है, वो हम पढ़ेंगे, ऑल्दो वो तो अभी आगे की बात है। तो अभी हम आ जाते हैं किसके ऊपर सर, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक होगा वो लिखा है सर, HUF रेसिडेंट होगी कब, जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर इज सिचुएटेड होली और, बस इतना सा तो याद रखना। देखो अगर किसी HUF को होली या पार्टली कंट्रोल किया जा रहा है इंडिया से, या तो पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है या तो पार्टली, तो वो क्या कहलाएगी, रेसिडेंट। अदरवाइज क्या कहलाएगी, नॉन रेसिडेंट। अदरवाइज क्या कहलाएगी बेटा, वापस बोलता हूं, कोई भी HUF रेसिडेंट कहलाएगी अगर उसका जो मैनेजमेंट और कंट्रोल है वो या तो होली इंडिया में हो या पार्टली इंडिया में। मतलब अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूं मैं, बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में, कि सर आप तो ये बताओ कि उसको ना मैनेज कहां से किया जा रहा है, मैनेज करने वाले जो लोग हैं वो कहां बैठे हैं, सर इंडिया में बैठे हैं, तो वो रेसिडेंट है, या तो होली इंडिया में बैठे हैं या तो पार्टली इंडिया में बैठे हैं। तो अगर किसी भी HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो होली या पार्टली अगर इंडिया में हो तो वो रेसिडेंट है, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट है। और मैंने आपको ये सेशन स्टार्ट करने से पहले बोला था कि सर केवल दो ही ऐसे पर्सन है, वन इज इंडिविजुअल एंड सेकंड वन इज HUF, जिसका वो OR एंड NOR निकालना पड़ता है। तो ये HUF इसका भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है, वो कैसे निकलेगा। तो आपको पता है कर्ता कौन होता है, HUF में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है कर्ता। कर्ता कौन कहलाता है सर, तो जो फैमिली का हेड है, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली में दादाजी हैं तो वो कौन है, हेड ऑफ द फैमिली। तो हेड ऑफ द फैमिली को क्या बनाया जाता है, कर्ता। और कर्ता के पास जो HUF के सारे पावर हैं कंट्रोल मैनेजमेंट के, वो जनरली किसके पास होते हैं, कर्ता के पास।
तो अब कोई भी HUF अगर रेसिडेंट हो जाता है तो हमें आगे क्या चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है, और ये चेक करने के लिए हम किसको पकड़ेंगे, कर्ता को पकड़ेंगे। क्या देखना है सर, देखो इफ द HUF इज रेसिडेंट, ऊपर की कंडीशन से डिसाइड हो गया कि HUF क्या है, रेसिडेंट है, देन द स्टेटस ऑफ कर्ता वुड डिटरमाइन वेदर HUF इज ROR। तो अगर कोई HUF राजा रेसिडेंट हो जाती है तो हमें कर्ता के स्टेटस से पता लगेगा कि वो ROR है या R बट NOR है। सर कैसे, इफ कर्ता इज ROR देन HUF इज ऑल्सो, अरे अगर आपका कर्ता रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो फिर HUF भी कौन कहलाएगी, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगी। लेकिन अगर कर्ता आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो HUF भी कौन कहलाएगी। कितना सिंपल है सर। वापस HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस पहले कैसे निकलेगा ये बताओ। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर्स कहां से हो रहे हैं, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, बोलो जल्दी, होली कहां से है, पार्टली कहां से है, तो चाहे होली हो चाहे पार्टली हो HUF क्या कहलाएगी, रेसिडेंट कहलाएगी, अदरवाइज क्या कहलाएगी, नॉन रेसिडेंट कहलाएगी। बहुत बढ़िया। एक बार अगर HUF रेसिडेंट हो जाए तो हमें क्या चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। ये चेक करने के लिए हम किसका स्टेटस पकड़ेंगे, कर्ता का। अगर कर्ता रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो HUF भी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगी। अगर कर्ता रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो फिर HUF भी कौन बन जाएगी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो सिंपल। वो इंडिविजुअल है करता तो, क्योंकि इंडिविजुअल है तो वो कैसे देखेंगे 6166। बोलो मामला क्लियर, बोलो यहां तक मामला क्लियर है क्या। देखो चीजें आसान है कि नहीं है ये बताओ आप, तो बोलो चीजें आसान है कि नहीं है। तो सोच के देखो, आज के दिन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, चार्जिंग सेक्शन। कौन सा था, सेक्शन नंबर 4। हाँ भूलने का नहीं। हाँ सेक्शन नंबर 4 क्या था सर, चार्जिंग सेक्शन, जो हमें यह बताता था कि किस रेट से लगेगा, टैक्स किस पर लगेगा, कौन सी इनकम पर लगेगा, और इनकम कैसे कंप्यूट की जाएगी। ये था सेक्शन नंबर 4, चार्जिंग सेक्शन। फिर हमने क्या पढ़ा सर, किसी भी पर्सन की अगर मुझे टैक्सेबल इनकम निकालनी है तो टैक्सेबल इनकम निकालने से पहले हमें उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना। और सर रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा, सेक्शन नंबर 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सर आज हमने रेसिडेंशियल स्टेटस कितने लोगों के सीखे, सर 2 लोगों के, पहला इंडिविजुअल, दूसरा HUF। इंडिविजुअल में क्या देखा सर, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। सर सेक्शन 61 और 66, हाँ सर सेक्शन 61 की ना कुछ एक्सेप्शन भी थे। दूसरा किसका सीखा सर, HUF का, तो 2 ही तो सीखे सर। अब किसका सीखेंगे सर, कंपनी का। बोलो यहां तक क्या क्लियर है, बोलो किसी को अब कोई भी डाउट, यहां तक कोई भी डाउट, कोई भी टेंशन, कोई भी समस्या हो तो बताओ। और एक बात मैं आपको ना, क्योंकि अभी तो आप एग्जीक्यूटिव में हो, मैं आपका 2 मिनट का वक्त लूंगा। आप आगे प्रोफेशनल में भी जाओगे और आफ्टर पासिंग द प्रोफेशनल आप बेटा दी कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे। प्रोफेशनल दुनिया में आपका बहुत स्वागत रहेगा। बेटा मैं आपको ना एक आज बात बोलूँगा कि कभी भी एक बात आप अपने अंदर ज़रूर बिल्कुल ऐसे आज से सीख लीजिए मेरे से, मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बात। बेटा प्लीज़ कभी भी अपने आप को ऐसा ना बनाएं कि आप ना बोलते नहीं हो, बोलना ज़रूर सीखिए। आपने कभी शायद कहीं सुना हो कि CA हैं, CS हैं, इनसे कहीं आगे हो जाते हैं MBAs। आपको क्या लगता है MBA वाले जो लोग हैं उनके पास लॉ का इतना डीप नॉलेज है, टैक्सेशन का इतना डीप नॉलेज है जो CA और CS के पास है? आंसर इज नो, इतना डीप नॉलेज नहीं है। फिर सर कैसे वो आगे कंसीडर कर लिए जाते हैं कभी कभी? रीजन बीइंग बेटा उनके पास जो नॉलेज है ना, उनके पास आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है। वो ये जानते हैं कि एक्सप्रेस कैसे करना है नॉलेज। आप मुझे बताओ, आपको सब कुछ आता है, आप इंटरव्यू में गए, आप बोल नहीं पा रहे हो, बताओ आपको कोई रखेगा? लेकिन मेरे पास ज्ञान लिमिटेड है, मैं बोलता बड़ा अच्छा हूं, बोलो रखोगे कि नहीं रखोगे? ये सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि CS वाले बच्चा बेटा कभी भी बोलना नहीं सीखता है।
हमारा बेसिक एजुकेशन आप देख लो, जब भी आप क्लास में कुछ बोलने की कोशिश करते थे, आपके टीचर क्या बोलते थे? कीप शट योर माउथ, फिंगर ऑन योर लिप्स। बस वहीं से ये बेटा ट्रेंड चल रहा है और आज तक हम इस ट्रेंड को ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं। प्लीज बेटा इस बात को कंसीडर करिए और सीखिए कि हमें बोलना, बस 2-5 मिनट। तो ये जरूर सीखिए सर, बोलना सीखना है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, बहुत फनी एग्जांपल है, मतलब तुम्हें मजा आ जाएगा और तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि क्यों जरूरी है बोलना। आप मुझे बताओ, पहले जमाने में जो शादियां होती थी ना, शादियां कैसे होती थी? लड़का गया लड़की के घर लड़की को देखने, है ना, लड़की आई ऐसे ट्रे में चाय लेके, सुनना मेरी, ट्रे में चाय लेके आई, लड़के को उसने सर्व की, लड़के ने चाय ली, पापा ने पूछा लड़की से कि क्या करना है, लड़की शर्मा के चली गई। ओहो रिश्ता पक्का, चलो भैया बधाई हो, बताओ कौन सी तारीख में शादी करनी है। लेकिन अब पता है एक्चुअल में हुआ क्या था? बेटा लड़की को लड़के की शक्ल इतनी खराब लगी कि लड़की को तो देखना ही नहीं पूर रहा, लड़की देखना ही नहीं चाहती उसकी शक्ल, मतलब ऐसा कि नहीं वैसा वाला। लेकिन लड़की ने पता है गलती क्या कर दी? बोला नहीं, और इस ना बोलने की सजा उसको पूरी जिंदगी भोगनी पड़ेगी राजा। तो कितना बढ़िया होता कि वो भागने से पहले एक लाइन बोल जाती कि ना राजा तुमसे ना हो पाएगा। बस यही गलती आप कर रहे हो। बोलना जरूरी है सर। आज आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल सर नहीं आई मुझे, आपने मेहनत बहुत करी, बहुत अच्छे समझाया, ठीक है हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, बट हमें नहीं आई समझ में, मैं कहां मना करूं, मैं 10 बार समझाऊंगा आपको। लेकिन अगर आज चुप्पी साधी तो सोच लो फिर पूरे जीवन ऐसे व्यक्ति के साथ बिताओगे जिसकी तुम शकल तक देखना नहीं चाहते थे। इस एग्जाम्पल से मैं आपको बस इतना सिखा रहा हूं, और बाकी मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं किसी के अगेंस्ट, बस मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको कि बोलना कितना जरूरी है सर। आगे जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, बोलना तो पड़ेगा ना, कि हाथ पे लिख के ले जाओगे आज मेरा मौन व्रत है, कब तक लिखोगे बेटा? इफ यू हैव अ नॉलेज देन यू मस्ट हैव टू एक्सप्रेस इट। ये लर्निंग है सर, ये सारी चीजें प्रोसेस है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि सर एक दिन ऐसा आएगा मैं सीएस बन जाऊंगा, फिर मैं रात को सोऊंगा सुबह उठूंगा, रात को भगवान सपने में आएंगे, बोलो बस क्या चाहिए, मैं बोलूंगा सर जितना मुझे नॉलेज आता है मैं बस उसको बोलना सीख जाऊं, भगवान बोलेंगे तथास्तु, बस हो गया। ऐसा नहीं होगा। जब आज से आप इस पर काम करोगे तो धीरे धीरे ये चीजें आप सीखोगे। कभी भी कोई दिक्कत हो, कुछ बोलना हो, तुरंत सर मुझे कुछ बोलना है, सर मुझे डाउट है, अरे दुनिया को डाउट है नहीं है, दुनिया को समझ में आ गया मुझे क्यों नहीं आए, इतना सब दिमाग मत लगाओ। यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे बेटा, पढ़ा है तुमने हर जगह, तो तुम्हें स्वयं ही करना है बेटा खुद के भविष्य की रक्षा। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि क्लास में लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे मतलब जितने बड़े गधे तुम उससे बड़े वो हैं, ये तुम्हें सोच लेना है डाउट पूछते समय तुम्हें यही सोच लेना है, ठीक है। चलो तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, और अपन अब कल मिलेंगे जब, तो अपन बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, कि कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलता है, अपन ये सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, करेंगे कुछ नई बातें, सीखेंगे कुछ नया ज्ञान। तब तक के लिए आप सब रखो अपना अपना ध्यान। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।